गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है, जिसे आप एडिटोरियल कहते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं, चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। और जो भी करंट से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, चाहे वो नेशनल डोमेस्टिक एक ही होता है, चाहे इंटरनेशनल से रिलेटेड हो, उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, और जो फैक्ट और फिगर्स होते हों उन्हें आप नोट कर लिया करिए, ठीक है। क्योंकि तमाम तरह के जो एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इसेंशियल है। तो कल के जैसे प्रश्न पे जिस तरह से हमने बोला था कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दिया। जैसे अनुराग मूद थे और करुणा केरकेट्टा जी थे, जिन्होंने कहा था कि सर करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले मेरे भाई, करंट अफेयर्स के लिए यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली, और नेशनल और इंटरनेशनल का जो पृष्ठ हो उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ा करिए, और एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, और जो प्रमुख चीज़ें हों उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, ठीक है। उसके बाद राहुल अहिरवार जी थे, रूपम गुप्ता जी ने बोला था कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता, पर आपका वीडियो देखती हूँ तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन फॉर मी। और फिर राजीव गिरी जी ने कहा, सुभद्रा भारती जी ने कहा, शिवम कुमार ने कहा, अभिषेक वर्मा, अमित कुमार, आदर्श कुमार। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों ने जिस तरह से अपना विचार साझा किया, सर अगर मुझे करना हो व्यवसाय तो मैं मत्स्य पालन करूँगा, किसी ने कहा मैं डेयरी करूँगा। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं ना, प्रत्येक इंसान के भीतर ही ईश्वर निवास करता है। जब आप एक सार्थक दिशा में चलेंगे, जब खुद के ऊपर आस्था रखेंगे, तो वही मतलब हुआ, वही ईश्वर है। जो इंसान खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेगा तो ईश्वर पे कहाँ भरोसा करेगा। ईश्वर जैसे शब्द में जब आप व्यापक रूप से उसे समझने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपके अंदर ही है। जैसे हिरण होता है ना, मृग जो होता है उसके ही अंदर ही होता है, पर वो पूरा जंगल घूमती है, उसे खोजती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी जिक्र है। अब आज हम बात करेंगे, जो हमारे पास कंटेंट है ये है दोस्तों, विराट परिवर्तन का वर्ष। और इसे खुद लिखा है हमारे देश के रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने। तो हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि सर थोड़ा सा मोनोपली है इसमें, पर याद रखिएगा, देश के जो रक्षा मंत्री हैं और इससे पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके विचार यहाँ पे हैं। सो दैट्स वाई थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा। तो चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, किसी भी देश के इतिहास में बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब विराट परिवर्तन देखने को मिलता है। 2014 का वर्ष भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे ही विराट परिवर्तन का वर्ष था। उस समय देश की जनता अक्षम और भ्रष्ट प्रशासन से निजात पाना चाहती थी। उसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को बदलाव के लिए जनादेश दिया। एक बार जनादेश पाने के बाद बहुत कम ऐसा होता है जब जनता पुनः जनादेश दे, परंतु पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे नेता बने जिन्हें जनता ने लगातार 2 बार जनादेश दिया। तो आप देख सकते हैं, एक बात चीज़ आप मान के चलिएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। वो कहते हैं कि कांग्रेस का हमारे देश में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। तो आप गलत हैं। देखिए क्या होता है ना, कि कांग्रेस में एक से एक दिग्गज नेता थे, पर अब जो स्थिति है, मैं मानता हूँ वो अपनी पृष्ठभूमि, अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। अब आवश्यकता है एक ऐसे नेता की जो सबको रिकन्सिलेट कर सके, सबको एक साथ लेकर चल सके। ऐसे नेता की ज़रूरत है, पर अभी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। इसलिए दोस्तों, दिन प्रतिदिन जो उसकी नैया है वो मझधार में डूबती चली जा रही है। तो एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उस नैया को बाहर कर दे, उसे कोई बढ़िया खिवैया मिल जाए, याद रखिएगा। नहीं तो मैं मानता हूँ 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। अब जब आप किसी से डिबेट करिएगा, बात करिएगा, तो ये बातें अपनी प्रमुखता से रखिएगा कि 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो ऐसे में क्या था दोस्तों, तमाम तरह के जो विपक्षी नेता थे या फिर उनको ऐसा शंका हुआ कि जो भी देश विरोधी कार्य कर रहा है
और सही से देखेंगे तो देश विरोधी कार्य खुद कांग्रेस की थी। सोचिए इतना सब कुछ होने के बाद भी जितने भी विपक्ष के नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया था 2-2.5 साल के लिए। उसके बाद भी मैं मानता हूँ कांग्रेस हार गई, उसके 1 साल बाद सरकार गिर गई। जो सत्ता में पार्टी थी, गैर कांग्रेसी जो पार्टी थी, उसके बाद फिर प्रचंड बहुमत से आपकी इंदिरा गांधी जी आई। तो ये चीज़ें आप लेकर इसको चल सकते हैं कि खोट सब में होता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई ज़्यादा गलत है तो कोई कम गलत है, तो जो कम गलत है उसे दुनिया मानती है, ठीक है। और वो पिछली बार से अधिक मतों के साथ 2014 का जनादेश परिवर्तन के लिए था। 2019 का परिवर्तन की उस प्रक्रिया में विश्वास के लिए जनता जब किसी पर विश्वास करती है तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए उस विश्वास को धारण करना एक बड़ी चुनौती होती है। आज राजनीति में विश्वसनीयता एक चुनौती बन गई है। मोदी जी के नेतृत्व में जब 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी तो अनेक ऐसे निर्णय दिए गए जो भाजपा के वैचारिक अधिष्ठान के आधार थे। मैं आप एक चीज़ बताऊं, यदि आपको मोदी जी की नीतियों की आलोचना मान लीजिए आप कर रहे हैं, पर यदि आपको प्रमुखता और सख्ती से किसी बात को गिनवाना है तो उसे आप गिनवा सकते हैं। याद है आपको, हज़ारों जवान जम्मू कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्टेशन था, जो कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था, एक युद्ध स्थल बना दिया गया था पाकिस्तान और भारत जैसे देश ने। और कहीं न कहीं कुछ भारतीयों को ये भी लगने लगा कि हो सकता है भविष्य में ये अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दें, या फिर पाकिस्तान यदि इसी तरह वहाँ पे गतिविधियाँ चालू रखेगा तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का विनाश हो जाए। पर दोस्तों, जिस चतुराई, जिस डिप्लोमेसी से भारत के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको हथिया लिया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए किस प्रकार से वहाँ पे यूटी और स्टेट दोनों घोषित किया। उसके बाद वहाँ पे आर्टिकल 370 एंड 35 ए का जिस तरह से डिमोल्यूशन किया गया था, वो अपने आप में बहुत सराहनीय बात है। ट्रिपल तलाक को मैं समर्थन देता हूँ। ट्रिपल तलाक ऐसे सारे कानून को बंद कर देना चाहिए जो महिलाओं का उत्पीड़न करता हो, जो महिलाओं के खिलाफ बना हो सकता है आपके रिलीजन में बहुत सारी कुछ लिखा हो, आपकी किताबों में बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखी हों, पर आप आवश्यकता है उसमें विचार विमर्श और सुधार की, क्योंकि महिलाओं को दोयम दर्जे का जो लोग नागरिक समझते हैं वो कतई मूर्ख हैं, ठीक है। जो महिला, सोचिए महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे योद्धाओं को जन्म दे सकती है, नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत को जन्म दे सकती है, वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? उसे आप अधिकारों से वंचित कैसे रख सकते हैं? यदि इस तरह की कोई सोच रखता है और इस तरह की मानसिकता को कोई बढ़ावा देता है कि नहीं महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। मोदी जी ने जिन्हें साहस और दृढ़ता के साथ मुकाम तक पहुंचाया, भाजपा के लिए जनसंघ के समय से आज तक विश्वसनीयता एक कसौटी है। बीते 1 वर्ष में मोदी जी इस कसौटी पर 100% खरे उतरे। उन्होंने आम जनमानस में अपनी एवं पार्टी की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। ईमानदारी से देखें तो भारत की राजनीति में विश्वसनीयता की दृष्टि से पिछला 1 वर्ष मील का पत्थर है। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैं बार बार कहता हूं, सीए को लेकर जिस तरह से आप लोग पॉइंट नोट कर लिया करिए, जिसे सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले इसे ही कहा जाता था सीएबी जब वो बिल था, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, हमारे जैसे कि ज़्यादातर जो हमारा अभिन्न अंग था, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान, तो यहाँ पे आज भी देख सकते हैं, अगर मुसलमानों को छोड़ दें तो जो गैर मुस्लिम वहाँ नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे सिख हों, ईसाई हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे हिंदू हैं, वहाँ पे व्यापक स्तर पर वहाँ के लोगों का उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनकी बच्चियों के साथ किस प्रकार से सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसके बाद आपको घटना याद होगी 1 साल पहले की, या अभी जस्ट होली के दिन किस तरह से कुछ लोगों ने 2 हिंदू बच्चियों को उठा लिया था पाकिस्तान में, उसके बाद उसका ज़बरदस्ती निकाह कर लिया गया उनके साथ। उनके साथ क्या हुआ अब तो भाई पाकिस्तान की मीडिया ही बता सकती है। तो इस प्रकार का उत्पीड़न, अत्याचार जिस देश में हो रहा है, और जब आप बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। याद रखिएगा, जिम्मेदारी वही लेता है जो शक्तिशाली होता है, ये जीवन में याद रखिएगा।
उसके बाद है हमारे राजनीतिक विचार चाहे कितने, हाँ तो मैं बता रहा था कि जिस तरह से कुछ लोग थे सीए का विरोध कर रहे थे वो गलत है। यदि सरकार ने कहा कि जो लोग उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, जो मजलूम हैं, वो हमारे देश में आके रह सकते हैं, हम उनको नागरिकता देंगे, ठीक है, वरीयता देंगे। तो इसमें हमारे देश से कुछ लोगों ने, कुछ एजेंसियों ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया वो वाकई बहुत गलत था। आप लोगों को कभी भी जब आप लिखिएगा यूपीएससी में, ऐसे लिखिएगा, निबंध लिखिएगा, कहीं भी किसी से डिबेट करिएगा, तो याद रखिएगा सीए के दौरान जो घटनाएं घटी, मैं मानता हूं कि गलत है, कुछ चीज़ों का राजनीतिकरण किया गया था, कुछ मुद्दों का। पर यदि आप सीए में किसी प्रकार का चाहते हैं कि नहीं ये भारत से हट जाए, भारत इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, इसे कानून नहीं बनना चाहिए था, तो आप गलत हैं। तो आप इस बात को कभी भी यूपीएससी में मत लिखिएगा कि नहीं सीए जैसी योजना जो की गई थी वो गलत है। इस बात को भूल के मत लिखिएगा, नहीं तो आपका पूरा का पूरा कॉपी जो कोई ऐसा व्यक्ति पा गया तो जला देगा, क्योंकि वो उससे क्या कि आपकी निगेटिविटी पता चल जाएगी। हाँ एक काम आप करिएगा कि उससे जो फ़ायदे होंगे वो बताइएगा, और उसके बाद कुछ जो घटनाएं घटी हैं, जो चाहे दिल्ली में दंगा हुआ, चाहे अन्य जगहों पे रिलीजन अकॉर्डिंग जो बेस कम्युनिटी आपस में कंट्रोवर्सी हुआ, उस चीज़ को लिख दीजिएगा, वो अलग बात है। पर इसमें किसी प्रकार का छेड़खानी मत करिएगा, क्योंकि भैया ये संविधान का अंग बन चुका, और संविधान की अगर चीज़ों के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। हमारे राजनीतिक विचार चाहे कितने भी भिन्न क्यों न हो, पर कम से कम इस विषय पर संपूर्ण राजनीतिक बिरादरी का नरेंद्र मोदी के योगदान को स्वीकार करना चाहिए। अनुच्छेद 370 3 तलाक, आतंकवाद विरोधी अधिनियम में परिवर्तन और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना भारत के सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में इस वर्ष को युगांतकारी वर्ष बनाता है। मुस्लिम महिलाओं की जान जिस तलाक बिद्दत के कारण सांसद में होती थी, उससे निजात की मुद्दत पिछले 1 वर्ष में आई। यह महिलाओं के आत्मसम्मान का विषय है। श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद संपूर्ण देश में जिस प्रकार शांति, सामंजस्य और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा, वह मोदी सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम तो भगवान राम के राम राज्य के उस आदर्श को अपना राजनीतिक दर्शन मानते हैं जो यह कहता है कि सभी अपने अपने धर्मों के अनुसार आचरण करते हुए प्रेम पूर्वक रहें। मोदी जी ने राजनीति में विश्वसनीयता के संकट को कम करने का प्रयास किया, परंतु विपक्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम पर वितंडावाद उत्पन्न किया। भारत दक्षिण एशिया का एकमेव पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। चूँकि हम एक वैश्विक शक्ति हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मजहबी जुल्म के शिकार लोगों की मदद करना एक पंथनिरपेक्ष देश के रूप में हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता थी। मोदी जी ने नागरिकता संशोधन कानून के द्वारा धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए जो किया वह एक अभूतपूर्व कदम है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है, कुछ लोग बता दें, जिसे आप इंग्लिश में माइनॉरिटी कहते हैं, और बहुसंख्यक होता है मेजॉरिटी कहते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है ऐसे लोग जो भाषा या संख्या के आधार पर उस राज्य, उस क्षेत्र में कम हो अन्य की अपेक्षा में, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। नीति राजनीतिक कारणों से मुस्लिम समुदाय के मन में इस विषय को लेकर एक निराधार भ्रम पैदा करने का जो प्रयास किया गया वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कार्यकाल की शुरुआत किसानों को सम्मान निधि देने और साथ ही मजदूरों, छोटे दुकानदारों एवं अन्य कर्मियों के लिए बेहतर कार्य की व्यवस्थाएं और वृद्ध हो जाने पर पेंशन की सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ हुई। यदि मैं रक्षा मंत्री के रूप में विचार करूं तो लंबे समय तक भारत की सभी सेनाओं के मध्य बेहतर कार्यकारी समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था का जो विषय विचाराधीन था, उसे बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने मूर्त रूप प्रदान किया। चीफ ऑफ डिफेंस से कांग्रेस डर रही थी, वो कह रही थी कभी अगर ऐसी बात हुई तो अपनी जो सत्ता है अपने हाथ में ले लेगी, जो डिफेंस से रिलेटेड जो आर्मी है उसके बाद वो संचालित करने लगेगी, ठीक वही हाल होगा जैसे पाकिस्तान का है। पर दोस्तों ऐसा नहीं था। विश्व के अधिकांश बड़े और शक्तिशाली देशों में यह व्यवस्था है। पिछली सरकार में 1 रैंक 1 पेंशन विषय का समाधान हुआ था और इस बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विषय का समाधान हुआ। भारत को सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अस्त्र शस्त्रों का भारत में निजी क्षेत्र के सहयोग से उत्पादन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को व्यावसायिक दक्षता का स्वरूप देना, आधुनिकता, युद्धक विमान राफेल की उपलब्धता और पूर्णतः भारत निर्मित युद्धक विमान तेजस का वायुसेना में कमीशन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अभूतपूर्व कदम थे।
संयोगवश इन दोनों ही विमानों को उड़ाने का मुझे अवसर मिला। जो उपलब्धियां विगत एक वर्ष में हासिल हुई उस पर हम गर्व का अनुभव कर सकते हैं। राफेल को लेकर किस प्रकार से हमारे देश में राजनीति हुई थी, ये वाक्य आपको याद होनी चाहिए, घटना याद होनी चाहिए। किस प्रकार से सरकार को 6 महीने तक घेरा गया, सदन ठप किया गया, पूरी तरह से कामकाज बंद किया गया, तमाम तरह की गालियां दी गई विपक्ष के द्वारा, नारेबाजी लगाए गए। अन्य देशों में भारत के प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं एक प्रेस्टीज होता है उसे दांव पे रखा गया, चोर कहा गया। फिर लोगों ने जिस तरह से ट्विटर हैंडल अकाउंट से अपने लिखा, मैं भी क्या बोलते हैं उसको, सॉरी पहरेदार क्या बोलते हैं, सॉरी याद नहीं आ रहा है। नए लोगों ने लिखा था कि मैं भी, अरे क्या बोलते हैं जो गार्ड होता है हिंदी में उसको क्या कहते हैं मेरे भाइयों, हिंदी में याद नहीं आ रहा है। आज कोरोना महामारी, बताइएगा आप लोग भूल गए हैं उसको, मैं भी गार्ड को क्या कहते हैं। मानव जाति के इस इतिहास के सबसे व्यापक संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी सतर्कता के साथ सही समय पर लॉकडाउन लगाते हुए इस महामारी से लड़ने में सजगता और सक्षमता दोनों दिखाई। एक चीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, अपने विचारों को थोड़ा सा खोलिए, एक्सपेंड करिए और अपने विचारों के साथ थोड़ा सा बताइएगा कि यदि आपको नरेंद्र मोदी जी की कुछ उपलब्धियां बतानी पड़े, बीजेपी पार्टी कुछ उपलब्धियां बतानी पड़े और आप क्या उपलब्धियां बताएंगे, और यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो वो उनकी कमियां भी बता सकता है और वो हेडिंग वाइज बताएगा। मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लूँगा। थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो आप उसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बाकी आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा हेडिंग वाइज रहे। आज गरीब मजदूर और किसान अत्यंत कठिन चुनौतियों से गुजर रहा है, परंतु सरकार ने जिस संवेदनशीलता के साथ कार्य किया वह सराहनीय है। करोड़ों गरीबों के खाते में सीधे धन पहुंचाना, गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने से लेकर राजनीति के साथ समाज के सभी वर्गों के साथ विचार विमर्श करके प्रधानमंत्री ने इस कठिन काल में अपने कुशल प्रशासन द्वारा एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी गंभीर चुनौती को अवसरों में भी बदला जा सकता है, ये क्षमता मोदी जी ने दिखाई है। चाहे किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार हो, मजदूरों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था हो, लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा बदलनी हो, अथवा बड़े स्तर पर भारत को विमानों के एक बड़े रिपेयर मेंटेनेंस और ओवर हॉलिंग हब के रूप में विकसित करना हो, ये सब विगत एक वर्ष के ऐसे निर्णय हैं जिनका प्रभाव आने वाले दशकों तक दिखाई पड़ेगा। यह वर्ष भारत को पूर्ण स्वराज्य का नारा देने वाले लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष है। मोदी जी ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसे देखते हुए हम विश्वास से कह सकते हैं कि स्वराज्य का वह संकल्प जो तिलक जी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिया गया था, 21वीं शताब्दी के इस तीसरे दशक में माँ भारती की सेवा करते हुए सरकार साकार करने मोदी जी अवश्य सफल होंगे। तो लेखक रक्षा मंत्री हैं, पर आप अपने विचार यहाँ पर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ आपको बता दूं, मैं कल बोला था तो रूपम कुमारी जी आपने उसमें प्रत्युत्तर दिया था, तो जिन लोगों से मैं सलाह मतलब बात विचार विमर्श कर सकूं, आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ऐसे में बिना बताए आप लोगों को यदि मैं कॉल करूं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप बेधड़क मुझसे बात करिएगा एक फ्रेंड की तरह। कुछ भी सीखना हो, कुछ भी पूछना हो, या फिर आपको कुछ किसी प्रकार की कुछ ओपिनियन मेरे लिए देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। मैं आज आप लोगों से बात करूँगा।